रिकॉर्डिंग समाप्त हो गया था, बीच में ही बता रहे थे तो अब फिर से बताना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी। हमने कहा ये किसके बारे में बात चल रहा है, तो ये स्पेसिफिकली सेपरेज सेपरेज एंजाइम के बारे में बात चल रहा है। इसी को सिपेरिन भी कहते हैं। सिपेरिन प्रोटीन होता है जो सेपरेज एंजाइम बनाता है, ठीक है। और ये एपीसी का पार्ट होता है, ये एपीसी का पार्ट होता है। एपीसी एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और ये सेपरेट जो है ये डिसॉल्व करता है किसको, ये डिसॉल्व करता है सेंट्रोमियर को। सेंट्रोमियर को कैसे, बाय डिसॉल्विंग किसको, जो प्रोटीन होता है बीच में कोहेसिन, कोहेसिन को ये डिसॉल्व कर देता है। आगे लिखा है फॉर नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस। अरे माइटोसिस लिखा है, हम फालतू में मियोसिस को एक्सप्लेन कर रहे थे। यहाँ तो माइटोसिस लिखा ही है, माइटोसिस। और माइटोसिस में अरेंजमेंट ऐसे होता है मेटाफेज में, ये सेल एक प्लेट, सारे क्रोमोसोम यूं अरेंज्ड होते हैं, इक्वेटर पे सेंट्रोमियर होता है और यहीं पे जो सेपरेज एंजाइम है उसको डिसॉल्व किया जाता है। ये सिलेंडर फाइबर जुड़ गए हैं और एपीसी जब आते हैं तो एपीसी इसको क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। एपीसी का यही काम है कि इसको डिसॉल्व कर देना है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं ऑप्शन आगे क्या दिया है। हाँ, कि यदि एपीसी नहीं हुआ तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाए, बकवास है। अच्छा, अब यहाँ जो सेग्रीगेट है इस वर्ड में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है, सेग्रीगेशन का मतलब होमोलोगस जोड़ा का अलग होना। एक जोड़ा इधर, एक क्रोमोसोम इधर है और एक क्रोमोसोम इधर है, अगर दो प्लेट पे अरेंज हुए हैं तो उनके अलग होने की प्रोसेस कहलाती है सेग्रीगेशन। मैं बता दूं बच्चों, इस बीच में भी प्रोटीन होते हैं जो अट्रैक्ट करके रखते हैं उसको। मेटाफेज 1 के दौरान जो एपीसी काम करता है इसको डिसॉल्व करने का काम करता है, यही मैं बता रहा था पिछले वीडियो में। हटाओ उसको क्योंकि क्वेश्चन माइटोसिस का है, ठीक है। तो सेग्रीगेट का मतलब, अब यहाँ पे हमको तो पता है क्या कि होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग होना, तो अब इस ऑप्शन को हम होल्ड रखते हैं, ध्यान देना। अगला पन्ना, रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन तो रिकम्बिनेट एंजाइम करता है, वो वैसे ही गलत है। क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, कंडेंसेशन में सेपरेज एंजाइम का कोई काम ही नहीं है, एपीसी का कोई काम ही नहीं है, तो ये भी आंसर से नहीं है। अब मेरे पास मजबूरी है कि मैं सेकंड ऑप्शन को टिक करूं, अदरवाइज सेग्रीगेट तो मियोसिस में होता है क्रोमोसोम। ऑप्शन और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ये बात कितनों को लग रहा है, ऑप्शन और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तो सही ही नहीं है, क्योंकि सेग्रीगेशन का मतलब होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग होना, और क्वेश्चन में माइटोसिस बोला, माइटोसिस में तो ऐसा होता ही नहीं है, तो बात तो मैच कर ही नहीं रहा। लेकिन यहीं पर बोल रहे हैं ऐसे केस में मोर करेक्ट आंसर मार के आना होता है, और यहां पर आप सेग्रीगेशन का भाव निकालोगे क्रोमेटिड का सेपरेट होना, जबकि सेग्रीगेशन का मतलब होता है होमोलोगस जोड़ा का सेपरेट होना। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे, बोनस होने वाला भी नहीं है। वो तुमको बोलेगा कि सेग्रीगेट एंड सेपरेशन आर सिनोनिम्स, और सेपरेशन क्रोमेटिड का तो होता है ना यहाँ, तो वो यही बोल के आंसर मारेगा। क्लियर है सभी को, हाथ खड़ा करो। सर यहाँ पे सेग्रीगेट जो वर्ड यूज हुआ है हाँ, वो एज अ वर्ब यूज हुआ है, आजा, जिसका मतलब अलग होना होता है। एज अ वर्ब यूज हुआ है सेग्रीगेट, वही तो जिसका हम बोल मतलब रहे अलग हैं, होना। वही तो हम तुमको लास्ट में बोले। तुम यस अपना सर। अंग्रेजी हमको बता रहे हो, हमको नहीं आता ज्यादा नो सर, अंग्रेजी, हमको केवल बायो आता है। सर मैं वो नहीं बोल रहा था, आप मैं वही बोले थे बता रहा हूँ ना, जो होमोलोगस। अंग्रेजी तुम बता रहे हो ना यही एनटीए वाला बताएगा लास्ट में। एनटीए वाला लास्ट में यही बोलेगा कि ये वर्ब है ना, ये सिनोनिम्स, मैंने वर्ड बोला है ना सिनोनिम्स, कि सेपरेशन और सेग्रीगेट सिनोनिम्स है। तो अब वो वही लेकिन पता है बायोलॉजी में सेग्रीगेट का मतलब होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग होना। मैं बार बार कहता हूं, बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी से आंसर चेंज हो जाता है। मैं बता दूं एक बात, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वर्ड से कैसे आंसर होता है। ये हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे। अब बताओ आंसर, बताओ हर्ष, हर्ष सर कंफ्यूज हो गया आंसर बताओ ना। सर, फोर के साथ मोर करेक्टली। आंसर बताओ, आंसर। फोर। 4 क्यों, अभी तो तुम कह रहे थे कि सेग्रीगेट का मतलब, वो तुम नहीं, ऐसा एनटीए वाला भी बोलेगा कि अब आंसर 4 होगा। अब मैं कह रहा हूं ना, यहाँ सेग्रीगेट स्पेसिफिकली वर्ड यूज करते हैं बायोलॉजी में होमोलोगस जोड़ा का अलग होना,
सेग्रीगेट का मतलब तो अभी भी तब हो सकता है अलग होना, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यहाँ वर्ड स्पेसिफाई करके यूज करते हैं भाइयों में। डिवाइड और सेपरेशन, ये एक वर्ड है, डिवाइड और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। सेपरेशन मतलब यहाँ क्या, क्रोमेटिड का सेपरेशन। और जब वर्ड यूज करेंगे सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन का मतलब एक वर्ड अगर बोला जाए सेग्रीगेशन, इसका एक मतलब समझना हो तो एक मतलब का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग होना। ये सब वर्ड का खेल है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, तो इसीलिए आंसर सेकंड। क्लियर जी? सभी को क्लियर? हाथ खड़ा करो। ये सब वर्ड का खेल है, ये सब आप क्वेश्चन बनाते बनाते सीख जाओगे, पीएमटी का दाव पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 था ये। एक्सरसाइज 3 में 12 और 15 इसका डाउट है। 12 नंबर तो अभी किए ना डिस्कस, अभी किए ना, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म किए थे अभी, माइक्रोफिलामेंट वाला बात था, ठीक है। 15 नंबर क्या बोल रहा है भाई, क्या है इसमें? नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच क्रोमोसोम एट एनाफेज, एट एनाफेज। अब देखो एनाफेज, सिर्फ एनाफेज बोले तो तीन तरीके का बात हो सकता है, एक माइटोसिस वाला एनाफेज, क्लियर जी, और एक मियोसिस वाला में एनाफेज 1 और एनाफेज 2। अब इसमें क्या है यार, ये तो कितना बार बताया है कि जब यहाँ पर माइटोसिस वाला एनाफेज होता है तो सिंगल क्रोमेटिड ही क्रोमोसोम कहलाता है, लेकिन एनाफेज 1 के दौरान डबल क्रोमेटिड वाला स्टेज में क्रोमोसोम होता है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमेर का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। एनाफेज सिमिलर टू माइटोसिस, तो यहाँ पे भी सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम कहलाता है। तो देख लो, क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमेटिड पूछा है इस क्रोमोसोम में, तो 1 इन माइटोसिस सही बात है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन छटा। 1 इन मियोसिस 1 नहीं, 2 इन मियोसिस 1, 2 क्रोमेटिड होगा। यहाँ देखो ना, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में 2 क्रोमेटिड होगा, सही है। 1 इन मियोसिस 2, ये सही है, ऑप्शन इज 2। क्या दिक्कत है शिवानंद इसमें? क्लियर है सर। चलो ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, दूसरे का डाउट सुनना है तो सुन सकते हो। अब लेते हैं अभिषेक का। सर इसी में 13 नंबर बता दीजिए सर। इसी में 13 नंबर क्यों? सर, और इसमें इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3 में 2 वो क्वेश्चन हम था, वो देखेंगे क्लियर ना, हो गया। वो हम देख लेंगे ना, तुम हमको डायरेक्शन क्यों दे रहे हो? वो हम देख लेते हैं ना, जो तुम्हारा डाउट होगा वही बताएंगे, तेरा होगा तो बताएंगे, लिस्ट में नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, वो हम सीक्वेंस में देख लेंगे ना। हम जितना परफेक्टली मॉड्यूल डिस्कशन करते हैं ना, कोई टीचर नहीं करता है इतना, ढूंढ लेना, यहाँ से लेके कोटा तक का बात कर रहे हैं। हम जितना परफेक्टली मॉड्यूल डिस्कस करते हैं ना सीक्वेंस में, इतना ऐसे कोई नहीं। जब मेरे पास भीड़ भी हो जाएगा ना तो भी हम परफेक्टली कर लेंगे प्लानिंग के तहत, ठीक है, मेहनत करते हैं तो सब होता है। 12 नंबर हो चुका है डिस्कशन। 18 नंबर आज ही हुआ है, बताए थे इस क्रोमोसोम डिवीजन का मतलब क्या होता है, सेंट्रोमेर का डिवीजन। 51 नंबर 51 बता देते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हेट्रोटिपिक डिवीजन। अरे देखो होता क्या है ना कि जो जैसे आप जानते हो कि एक माइटोसिस होता है, ठीक है, एक मियोसिस 1 होता है और एक मियोसिस 2 होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि माइटोसिस में जो पेरेंटल सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है, और डॉटर सेल दो बनते हैं, वो दोनों भी डिप्लॉयड होता है, क्लियर। मियोसिस 1 में जो पेरेंटल सेल होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और उसके दो हैप्लॉयड सेल बनते हैं, राइट राइट। यहाँ पे अभी बीच में मत बोलो कुछ भी, यहाँ पे जो मियोसिस 2 है ये, सॉरी, मियोसिस 2 में जो पेरेंटल सेल होता है वो क्या होता है, हैप्लॉयड, और दो डॉटर सेल इसके हैप्लॉयड ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पे दो को लो, मैं दो को दिखा देता हूँ, दोनों हैप्लॉयड हैप्लॉयड बनाए। तो अब हेट्रोटिपिक और होमोटिपिक क्या, आप ये वर्ड चाहो तो एनसीईआरटी में अपने नोट्स में भी घुसा लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या क्रोमोसोम का नंबर या क्रॉसिंग ओवर प्रकार का कोई चीज हुआ क्या, नहीं हुआ ना। जितने क्रोमोसोम पेरेंटल में उतने ही डॉटर सेल में, और ना ही कोई क्रॉसिंग ओवर, इसलिए इस माइटोसिस को हम बोलते हैं होमोटिपिक डिवीजन। अब आते हैं यहाँ पर, क्या बीच में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, बोलो यस, क्रॉसिंग ओवर हुआ था।
क्या यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर भी रेड्यूस हो गया? कैसे हो गया? ये हुआ एनाफेज 1 की वजह से, जहां पर सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग नहीं हुआ इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, तो मेनली ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो यहाँ पर ये डाउटर सेल है वो क्वालिटेटिवली पेरेंटल सेल से अलग है, और एनाफेज 1 की वजह से क्वांटिटेटिवली क्रोमोसोम का नंबर उस मैनर में पेरेंटल सेल से अलग है। इसीलिए हम लोग मियोसिस 1 को बोलेंगे हेटेरोटिपिक डिवीजन। अब आते हैं इसमें, क्या मियोसिस 2 में कहीं क्रॉसिंग ओवर होना है? नहीं। क्या यहाँ पे ऐसा कोई एनाफेज होने वाला है जहां पर सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग ना हो? ना, ऐसा नहीं होगा, सेम टू सेम माइटोसिस की तरह होगा। इसीलिए इस मियोसिस 2 को फिर हम क्या बोलेंगे? होमोटिपिक सेल डिवीजन। ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो एक्सप्लेनेशन चाहो तो नोट्स में ऐड कर सकते हो, एटलीस्ट ये तीनों वर्ड ऐड कर लेना नोट्स में कहीं पे, होमोटिपिक हेटेरोटिपिक। क्लियर? या स्पेशल पॉइंट डाल के लास्ट में नोट कर लेना अपने मन से। चलो नेक्स्ट, 51 था ये, हाँ 57 इसका डाउट है। 57 डिस्कस हुआ है, शायद शिवानंद पूछा था अभी। यस सर। नेक्स्ट 62 क्लियर था, 62 डिस्कस हो गया, पूछी थी। हाँ वो पूछ के गई है। 62 65 ये नहीं हुआ है डिस्कस, लेकिन ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, करा देते हैं। ध्यान देना क्या बोला है, ध्यान देना अभिषेक। n इक्वल्स टू 16 बोला है तो लिख लो, n इक्वल्स टू 16 बोला है इन अ प्लांट सेल। ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबल इन मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस? तो पहली बात, मेटाफेज 1 के दौरान आप एक डायग्राम बनाओ, 2 प्लेट बनाओ और क्रोमोसोम का जोड़ा यहाँ खड़ा करो, क्रोमोसोम और डबल क्रोमेटिक स्टेज में। मेटाफेज 1 की बात चली है, इसीलिए बताओ मेटाफेज 1 के दौरान सेल डिप्लॉयड रहती है या हैप्लॉयड? अभिषेक, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड, यानी कि ये नहीं होता। तो इसका मतलब अगर प्लांट का n में 16 होता है, उसी प्लांट का जब गेमिट बन जाता है तो 16 होता है क्रोमोसोम, तो मेटाफेज 1 के दौरान 2n इक्वल्स टू 16 होगा, 16 दूनी 32 होगा, सॉरी, जिसमें से 16 इस प्लेट पे और 16 इस प्लेट पे अरेंज हो गए होंगे। लेकिन वो तुमसे पूछा कुछ और ही है। देखो क्वेश्चन का स्टेप यही है सॉल्व करने का। अब देखते हैं कि पूछा क्या है। पूछा बाइवेलेंट है, और बाइवेलेंट का मतलब क्या होता है? इन दोनों को मिला के एक बाइवेलेंट बोलते हैं, और एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम आते हैं। तो आपके पास टोटल 32 क्रोमोसोम है, मतलब यहाँ पे आपके पास ऐसे ऐसे एक बाइवेलेंट, 2, 3 ऐसे ऐसे 16 बाइवेलेंट होंगे आपके पास। तो आंसर विल बी 16 बाइवेलेंट। टेट्रावेलेंट होता नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। टेट्रा, मैं बोला था टेट्रावेलेंट नाम का कोई, टेट्राड भले ही होता है, टेट्रावेलेंट नाम का कोई चीज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 4 क्रोमोसोम एक जैसे, नहीं होता है। और अगर टेट्रावेलेंट आ गया है तो यह एक डिसऑर्डर है। पहली बात तो टेट्रावेलेंट आना बहुत रेयर केस होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यहाँ नॉर्मल की बात चल रही है। ठीक है, तो ये देख लो, समझ में आया? नेक्स्ट 66 क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। हाँ प्रोफेज, प्रोफेज विच फॉलोज। देखो जब भी ये फॉलो वाला वर्ड आए ना तो अतीक और उस लड़की वाला एग्जांपल याद कर लो जो हम बताए हैं, और वो एग्जांपल को याद करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, जल्दी से चार्ट बना लो। क्या? G1 S, ये एरो इंपॉर्टेंट है, G1 S, G2 और M। M में पहले प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस और फिर से G1। ये जल्दी से एक बार बना लो तो पता चलेगा कौन किसको फॉलो कर रहा है। एरो के आगे जो दिख रहा होगा वो बाद में हुआ है, मतलब वो फॉलो करेगा, और एरो के पीछे जो दिख रहा है वो पहले हो चुका है, तो वो फॉलो होगा। ये बात ध्यान रखना। अब देखो प्रोफेज विच फॉलोज S एंड G2, यहाँ G2 लिखा हुआ है। फेज ऑफ इंटरफेज, यहाँ G2 लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो फॉलोज S एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। अच्छा, ये तो फॉलो वाला बात ही नहीं पूछा था, ये तो खुद ही लिख दिया है, कोई बात नहीं है। ये बोल रहा है कि प्रोफेज जो S और G2 को फॉलो करता है, क्या सही बात है? या सही बात है, क्योंकि प्रोफेज बाद में हुआ है, S और G2 तो उसके पहले जस्ट हुआ है, पहले G2 हुआ है, तब पहले S हुआ तब G2 हुआ है, तो वो S और G2 को फॉलो किया है, सही बात है। तो बोला है
इज द फर्स्ट स्टेज। ये किसके बारे में बोला है? इज पता है? ये प्रोफेज के बारे में पूछ रहा है कि प्रोफेज किसका पहला स्टेज है। तो बताओ यहां से लेके यहां तक कैरियोकाइनेसिस है कि नहीं है, उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस है कि नहीं, तो कैरियोकाइनेसिस का ये पहला स्टेज है कि नहीं प्रोफेज। अब बोलेगा मियोसिस 2, अरे मियोसिस 2 में तो पहले इंटरकाइनेसिस होगा, तब जाके कैरियोकाइनेसिस, तब जाके साइटोकाइनेसिस। तो मियोसिस 2 का इंटरकाइनेसिस पहला स्टेज होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। कैरियोकाइनेसिस हाँ उसका पहला स्टेज है, चाहे किसी का भी कैरियोकाइनेसिस हो, किसी का भी कैरियोकाइनेसिस हो, चाहे मियोसिस 1 मियोसिस 2 या फिर प्रोफेज सॉरी या फिर माइटोसिस का हो। इंटरफेज, इंटरफेज का तो पहला स्टेज जीवन होता है जी, कहीं पे भी इंटरफेज का जीवन, जीवन तो खुद पहला स्टेज है, जीवन तो खुद पहला स्टेज है। तो आंसर विल बी कैरियोकाइनेसिस। बोलो क्लियर हुआ? नेक्स्ट 75 इसी में। अरे क्या दिक्कत है यार? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट, समझ रहे हो? ऐसे क्लियरली दिख जाए। बाइवेलेंट का मतलब जोड़ा ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये है बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट है ये जिसमें 4 क्रोमेटिड दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट बिकम्स डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर, एनसीईआरटी का वर्ड है डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली, वही बात है। डिस्टिंक्ट एंड क्लियर अपीयर्स एज टेट्राड। ऐसा कहाँ होता है? क्या पूछ रहे हो तुम? कहाँ होता है ऐसा? बताओ अभिषेक। जैकोटिन। जाइगोटिन। यस सर। यही फर्क होता है। आज रिवीजन भी कराए हैं, वो भी एक बार वीडियो में और एक बार एनालिसिस में, मतलब कि इमेजिनेशन। तुम जो भी बोल रहे हो आवाज थोड़ी आ रहा है, तुम जो भी बोल रहे हो आवाज थोड़ी आ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो तुम समझो, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, हम अपने में सोच रहे थे। क्या सोच रहे हो? पढ़ाई करो पढ़ाई। नहीं सर, हम सोच रहे थे। यस। अरे टाइम पास लड़का, पढ़ाई करो, ठीक है पढ़ाई करो। तुम्हारे जैसे कितने बच्चे मेरे पास आते हैं, ठीक है, और सबका हमें पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। क्या बोले तुमको हम कितना इंफेसिस देके बताए थे कि टेट्राड बन तो जाता है, बाइवेलेंट आ तो जाता है कहाँ? जाइगोटिन में, लेकिन टेट्राड मतलब 4 क्रोमेटिड क्लियर कर दिखेगा जाके पेकाइटिन में। कितना बार बोले हैं सर पैकाटीन में दिखेगा, लेकिन सर वो तो सर जब क्या है यहाँ? क्रोमोसोम क्लियरली डिस्टिंक्ट एंड सर क्लियरली जेनेटिक में। अपीयर्स। अरे यहाँ क्या लिखा है पहले देखो। पैकाइटिन वहां में जब क्लियर दिखेगा तब जाके क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब पैकाइटिन में केवल क्रॉसिंग ओवर होता है क्या? यही केवल बताएं क्या हम? पैकाइटिन में केवल क्रॉसिंग ओवर होता है, पहले टेट्राड क्लियरली दिखेगा तब ना क्रॉसिंग ओवर होगा जी। बोलो। यस सर। इससे पता चलता है कि तुम नहीं कितना सर, क्रॉसिंग ओवर की वजह से सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इसलिए कोई पैकाटीन नहीं कंफ्यूजन बोले नहीं, हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। सीधा सीधी डिसाइड हो रहा है कि तुम रूम पे रिवीजन कम कर रहे हो और पढ़ नहीं रहे हो। जाइगोटिन में टेट्राड आता है, पैकाइटिन में क्लियर दिखता है। ये हम कितना बार नोट्स में लिखा हुआ है, डायरेक्ट नोट्स भी नहीं पढ़ते हो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और ये लाइन एनसीईआरटी की डिस्टिंक्ट क्लियर, आंसर इज पैकाइटिन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बताने लायक नहीं था वैसे। 75 हो गया। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिक्कत है भाई इसमें देख लेते हैं क्या है। Meiosis is not having, not बोला है, अंडरलाइन करो, one of the character out of the 4 given below. It involves 2 stage of DNA replication. Meiosis में DNA replication कितने बार होता है तुम ही बताओ? सर एक बार। कहाँ पे? सर एस फेज में, मियोसिस फर्स्ट में। हाँ, तो ये लाइन गलत है कि सही है? सर गलत है। यही तो आंसर है। Meiosis is not having one of the character, तो ये गलत है, ये आंसर है, बाकी चेक कर लो। It involves recombination and crossing over, कहाँ होता है? सर पैकाटीन। Meiosis में। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट Yes. ड्यूरिंग एनाफेज 2, ये भी बात सही है। सेंट्रोमेर का स्प्लिटिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स ड्यूरिंग प्रोफेज, सही बात है, डिसअपियर होता है ना प्रोफेज में। तो ये तीनों लाइन सही है, इसलिए आंसर नहीं है, क्योंकि पूछा है नॉट हैविंग, तो आंसर इज 1। 7 हो गया। 10 क्या है 10 में? आइडेंटिफाई म्यूटिक स्टेज इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट
व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। अब बताओ ये क्वेश्चन पूछ रहा, बताओ कब होता है ऐसा? बोल रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन एक क्रोमोसोम अपने सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़े ही रहेंगे ऐसे, लेकिन ये सेपरेट हो जाएंगे। ऐसा कब होता है बताओ अभिषेक? एनाफेज। एनाफेज कौन सा, 1 या 2? तो 1। तो फिर पूछ क्या रहे हो इसमें, आंसर मारो 1, एनाफेज 1। क्लियर है? नेक्स्ट 10 हो गया, 25 इसी में। अच्छा 25 आंसर करेक्शन था, करवा दिए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 में 12, 13, 14 सब इसका डाउट है। अच्छा यही 12 नंबर, ये 12, 13 और 14, इसमें ये 13 नंबर पूछ रहा था। अच्छा एक बार बताओ अभिषेक, तुम जो 13 नंबर पूछ रहा था, इसके पहले सारा डाउट क्लियर हो गया था तुम्हारा? नहीं सर, उस टाइम स्लाइड सेम था इसलिए हम बोल ठीक है, दिए ठीक सर, ये ठीक। बता रहे थे। वो हम सीक्वेंस में ही बताते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स पूछा है पहली बार, और वो भी इक्वेटर पर पूछा है इन मेटाफेज 1। समझ रहे हो? यानी कि वो इस अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा है कि ऐसे क्रोमोसोम बनते हैं ना, यहाँ पे जोड़े जो लगे रहते हैं, हम लोग जोड़ा यहाँ पे है, तो पूछ रहा है कि ऐसा ऐसा कितना जोड़ा यहाँ पर रहेगा। यदि n की वैल्यू 25 है तो बता मेटाफेज 1 में सेल डिप्लॉयड या हैप्लॉयड, जल्दी बोलो। सर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड अगर n 25 है तो 2n = 50। लेकिन क्या ये 50 पूछ रहा है? नहीं, ये पूछ रहा है अगर n = 50 है तो यहाँ पर 25 जोड़ा, 1 2 ऐसे 25 जोड़ा, यहाँ पर 25 जोड़ा क्रोमोसोम आपस में अरेंज हुए होंगे ऐसे, तो आंसर विल बी 4, 25। क्या दिक्कत है इसमें बोलो? प्लांट डिप्लॉयड है, सुनना ध्यान से, प्लांट डिप्लॉयड है तो मेटाफेज में डिप्लॉयड ही रहेगा, मेटाफेज 1 में 50 रहेगा क्रोमोसोम और उसका जोड़ा 25 होगा, 50 का जोड़ा 25। क्लियर है? चलो तुम्हारा डाउट, सारा डाउट क्लियर हो गया। अब लेते हैं, अतीक चला गया क्या? दिख नहीं रहा क्या है? उसका डाउट लगता है क्लियर हो गया। मैसेज किया गया? मैसेज तो नहीं किया। देखते हैं अतीक का डाउट। कहाँ भेजा है डाउट? अतीक, अच्छा ये इधर मैसेज किया है, सर मेरा डाउट क्लियर हो गया सारा। ठीक ठीक ठीक। अब आते हैं किसका, हर्ष पे। हर्ष ही ना बचा है केवल, और इरहान भी डाउट भेजा है। यस सर। पहले इरहान का ले लेते हैं सर, उसी में से तुम्हारा भी डाउट क्लियर हो जाएगा सारा। इरहान का एक्सरसाइज 1 में 51। हाँ डिस्कस कर लिए। 61 क्या भाई, 61 में क्या दिक्कत हो गया इसको? व्हेन साइनेप्सिस इज कंप्लीट, ये अंडरलाइन करना था कि साइनेप्सिस कंप्लीट हो गया है ऑल अलोंग द क्रोमोसोम। इस लाइन में बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। ऑल अलोंग द क्रोमोसोम का मतलब सारे क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम अपना साइनेप्सिस कंप्लीट कर लिए हैं, साइनेप्सिस कंप्लीट कर लिए, मतलब अपने अपने जोड़े के साथ आ गए। तो अब क्या बोलोगे, अगर सारे मतलब साइनेप्सिस कंप्लीट हो गया है तो मतलब सेल अब तो जाइगोटिन में नहीं ना रहेगा सेल यार, अब तो वो पेकाटीन में ना आ जाएगा। अगर साइनेप्सिस सबने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि साइनेप्सिस हो रहा है मतलब जाइगोटी, मतलब जाइगोटी, और साइनेप्सिस कंप्लीट हो गया मतलब क्या, पेकाटीन में आप आ गए हो। आंसर इज पेकाटीन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसका डाउट है एक्सरसाइज 2 में 25 और 26। पच्चीस तो हम बता दिए आंसर करेक्शन है। इसका आंसर क्या होगा बताए थे अभी, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 26 पे। इसको 26 में क्या डाउट हो गया भाई, क्या है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये कहाँ होता है? साइनेप्सिस, ये तो जाइगोटिन में होता है। तो डी का 2, सॉरी डी का 1,
टर्मिनेशन ऑफ क्याजमेटा, क्याजमेटा का खत्म हो जाना, ये कहाँ होता है? डायाकाइनेसिस। तो यहाँ डायाकाइनेसिस सी का 2। क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन में होता है, इसका 3। क्रोमोजोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, हाँ मेटाफेज में होता है ना, 2 प्लेट बनता है हालांकि, तो इसका 4। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ए का 3 4 2 1, यही तो थर्ड ऑप्शन इज राइट, थर्ड आंसर। पता नहीं क्यों और पूछा है, इजी क्वेश्चन था। 25 हो गया, 26 हो गया। अब एक्सरसाइज 2 में इसका डाउट, सॉरी एक्सरसाइज 3 में इसका डाउट है 12 और 14। 12 भी डिस्कस हो चुका है, 14 भी हो चुका है, और 18 इसका डाउट है। 18 क्या है भाई? अच्छा ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है इसका। ये ग्राफ देख के डायरेक्ट सोच लिया कि हम ही से पूछेगा। ग्राफ, द फॉलोइंग ग्राफ्स ए एंड बी डिपिक्ट, मतलब बताता है चेंजेस इन डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट के बारे में बताता है, ये अंडरलाइन करो, ड्यूरिंग सेल साइकिल। तो बताना है ए और बी। देखो इस ग्राफ को ध्यान से देखो, डीएनए कंटेंट, अगर ये जीवन के दौरान की हम बात करें, यहां से लेकर यहां तक जीवन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 2C अमाउंट ऑफ डीएनए रहा होगा, फिर डीएनए का अमाउंट इंक्रीज हो रहा होगा एस फेज में, राइट, एस फेज में, और एस फेज में इंक्रीज होने के बाद G2 से लेकर डीएनए कंटेंट एक सेल के अंदर डबल ही रहेगा। कब तक? जब तक टीलोफेज ना हो जाए, टीलोफेज तक। उसके बाद जब टीलो साइटोकाइनेसिस हो रहा होगा तो अलग अलग सेल में डीएनए कंटेंट जाएगा, एंड आफ्टर साइटोकाइनेसिस अलग हो जाएगा। तो ऐसा तो कहाँ होता है? ऐसा तो माइटोसिस में होगा। तो हमको लग रहा है कि ए माइटोसिस है, लेकिन होल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर इस ग्राफ में थोड़ा ज्यादा वेरिएशन है तो यह मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का चक्कर पड़ेगा। और अगर आप वो टेबल जो हम बनवाए हैं क्लास में, अगर उस सब टेबल से मैच करोगे तो देखो यहाँ मियोसिस 1 में यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हुआ, देखना ध्यान से। ये मियोसिस 1 का G1, ये G1 इधर जैसे यहाँ था वैसे यहाँ G1 2C रहा। उसके बाद G2 एस फेज में डबल हो गया, तो G2 से लेकर T तक वैसे ही रहा। फिर साइटोकाइनेसिस 1 हुआ तो डीएनए का अमाउंट घटा। उसके बाद फिर से सेल डिवाइड करने गया तो एस फेज में डीएनए का अमाउंट तो सेम रहा ना। एस फेज मियोसिस 2 का जब हुआ तो सेम रहा, तो यहाँ पे कांस्टेंट दिखाया सेम को। लेकिन फिर जब दोबारा साइटोकाइनेसिस होगा तो क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगा, और क्रोमेटिड के सेपरेट होने से फिर इस सेल में डीएनए का कंटेंट घट जाएगा, तो फिर घटता हुआ दिखाया। इसका मतलब मोर करेक्टली ये डायग्राम मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों को रिप्रेजेंट कर दे रहा है, और ये डायग्राम माइटोसिस को तो परफेक्टली कर ही रहा है, लेकिन मियोसिस 2 को भी कर दे रहा है। लेकिन ये ग्राफ पूरी की पूरी मियोसिस को एक्सप्लेन कर दे रहा है बढ़ने घटने को लेकर। तो आई थिंक कि ए इज माइटोसिस, ए इज माइटोसिस एंड बी। आंसर 4 है क्या? यस सर, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट वन। सर अभी हाँ अभी आप बता रहे थे ना, हाँ तो गलती से आपके मुंह से निकल गया एस फेज में रेप्लिकेशन नहीं होगा, जबकि एस फेज होगा ही नहीं ना। एस फेज का आप कुछ बोल रहे थे। एस फेज नहीं सर, होगा ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ। यस सर, वही हम बोल रहे ठीक है, गलती से निकल गया होगा। एस फेज नहीं होगा इसलिए यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, ये कहने का मतलब, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा। अगर गलती हुआ तो ये है सही, ये एस फेज नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, तो ये ग्राफ यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। मियोसिस 2 में एस फेज नहीं होगा इसलिए। नेक्स्ट लेते हैं, इसका डाउट क्लियर हो गया, अब केवल तुम्हारा बच्चा है। देख लेते हैं तुम्हारा कितना डाउट बच गया। अब एक्सरसाइज 3 में तो तुमको डाउट ही नहीं था, एक्सरसाइज 1 में क्लियर था। 3 है? 3 पूरा क्लियर था। देख लेते हैं, देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 में तुम्हारा 8 नंबर डाउट था, हो गया क्लियर। 12 नंबर डाउट था, क्लियर। 28 नंबर अभी कोई पूछा था ना? हाँ क्लियर, बता दिए। ये सब क्लियर। 51 ये भी तो बता दिए। 62 ये भी तो बता दिए। चलो सारा क्लियर। एक्सरसाइज 2 में आ जाते हैं, तुम्हारा 11 नंबर डाउट है एक्सरसाइज 2 में। अरे ये क्वेश्चन तो पहले का होमवर्क है, अभी तुमको कैसे डाउट हुआ ये? सर वही बना रहा था ना, तो वापस से मैं स्टार्टिंग से सारे चैप्टर बना लिया।
सर वो देखो यहाँ, सीक्वेंस में नहीं बनाया था which ना। of the following is wrong about जीवन, जीवन के बारे में क्या गलत है, एक बार बताओ। जीवन स्टेज फॉलोड बाय माइटोसिस, ये सही है क्या? जीवन के बाद Yes, ना sir. इधर एस, ये सही लाइन है ना, ये लाइन सही है, ये एम पेज और उसके बाद जीवन, तो ये लिखा है जीवन इज फॉलोड बाय माइटोसिस। अरे माइटोसिस हुआ ना, तो माइटोसिस तो यहीं पे खत्म हो गया, जीवन तो स्टार्टिंग पॉइंट है, जीवन तो स्टार्टिंग पॉइंट है। ये सर तो पहले जीवन हुआ, बाद में ना माइटोसिस हुआ। बाकी तो जीवन बाकी स्टेटमेंट तो देखो, तुम्हारा हम कहना समझ रहे हैं, बाकी स्टेटमेंट देखो, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, क्या ऐसा नहीं है? ये सही नहीं है? सही है सर। सेल ग्रोस कंटिन्यूअसली, यहाँ सेल ग्रो नहीं करता, कितना इंक्रीमेंट होता है? ये भी सही है। सेल डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए, इस की बात सही नहीं है? ये भी सही है। अब इसी बेसिस पे ये आंसर गलत हो जाएगा कि सेल साइकिल कंप्लीट, और सेल साइकिल कंप्लीट होने के बाद नए सेल का नया साइकिल चलेगा, तो उसमें जीवन इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। यस सर, यही बस इसके कारण हम रिजेक्शन मेथड से क्वेश्चन सही होगा। तुम्हारा भी सारा डाउट क्लियर हो गया। अब होमवर्क ये है कि मॉड्यूल में एक एक पॉइंट जो भी डाउट है घेर के भेज दोगे, तो हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम पुराने चैप्टर पे लौट के आएंगे, जहां हम जो पुराना चैप्टर हम सेल में स्टार्ट किए थे, जहां सेल हिस्ट्री, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस पढ़ के छोड़े थे, तो बाकी के सेल ऑर्गेनेल हम कल से स्टार्ट करेंगे। यहां जाके सेल डिवीजन कंप्लीटली खत्म होता है मॉड्यूल डिस्कशन के साथ। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।